हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बज रहे हैं रात के 8। यहाँ पर हम क्लास करने वाले हैं, जहाँ पर इंग्लिश की क्लास करेंगे। और आपको मैंने जो ये पूरा आपको पता है कि आपने सेकंड में दिया है, थ्योरी के जो सेशन है पहला वाला, उससे प्रश्न तो आते हैं। कोई डिक्लेयर ये नहीं कह सकता है, डिनाई नहीं कर सकता नहीं आता, बट आता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 75% आपके ग्रामर आते हैं, 25% आपका ये सेक्शन आता है। और आपने सेकंड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है आप लोग के नंबर के अकॉर्डिंग। तो होपफुली एक अच्छी होप है कि आपको सेकंड से फोर्थ में बहुत हेल्प मिलेगी। काफ़ी चीज़ें वही हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज मैं आपका जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सेकंड की रिपीट हुई हैं। और मैं आपके जो पहले लेसन को करवा रही थी, काफ़ी दिनों से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को दोबारा से 6 महीने बाद 7 महीने बाद उसको रिकॉल करके देखा, समझा। आज सेम वो जो टॉपिक है, उस टॉपिक्स का पूरा मैं एंड करूँगी, यानी कि जो थ्योरेटिकल सेक्शन उसका पूरा ओवर करूँगी। और इसके बाद जो आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, उसमें आपके जो ग्रामर पोर्शन है, मैं उस पर ही फुल डिटेल में डिस्कस करके आपको वही चीज़ें करवाऊँगी। क्योंकि आप में जितना थ्योरी का था वो मैं आज यहाँ पर ओवर कर रही हूँ। तो चलिए, आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प आपकी मेरे द्वारा यहाँ पर की जाएगी। इंग्लिश की क्लास हमारी है, आप सभी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आइए, बाइलिंगुअल मेथड के बारे में मैंने आपको काफ़ी पहले ही सब कुछ बता रखा है, और आपको इस सेमेस्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद फिर इसकी लास्ट क्लास जो हुई थी, उसमें मैंने आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज के बारे में बताया था। आपको डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड के बारे में भी ऑलरेडी जानकारी, मैं छोटा सा आपको बस 2 मिनट 3 मिनट में आपके काफ़ी सारे टॉपिक डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड के बारे में बताऊंगी आज आपको, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। एंड साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि आपको ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में भी सेम बताऊंगी, लैंग्वेज गेम के बारे में बताऊंगी, स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में आपको बताऊंगी, और सिचुएशनल अप्रोच एंड ओरल अप्रोच, इन सभी के बारे में बता के आज ही आपका सेशन में पूरा ओवर करूंगी, ताकि आपका इतना टॉपिक, इतना सेक्शन जो है वो क्लियर रहे। तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? तो चलिए, गेट रेडी फॉर द क्लास। आ जाते हैं, देखते हैं टॉपिक्स को। डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड के बारे में हम बहुत ईजिली जानते हैं, काफ़ी चीज़ें ईजी हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था इनके बारे में। 2 टॉपिक मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया था। कौन इन्वेंशन किया है, कब इन्वेंशन हुआ है, रीज़न क्या है ले आने का, एडवांटेज क्या है, इनके बारे में। तो ये इसको माइकल फिलिप वेस्ट ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड और प्रोफेसर सीजे डॉटसन यानी कि बाइलिंगुअल मेथड, इन दोनों के नाम का क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम हमसे पूछा गया है। तो इन्वेंटेड बाय माइकल फिलिप्स वेस्ट है। और ये ध्यान रख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या है कि जो डायरेक्ट मेथड इससे पहले बना था, या इससे पहले जो इन्वेंशन हुआ डायरेक्ट मेथड का, उनमें जो लिमिटेशन थी उनको दूर करने के लिए ये चीज़ें आई। जैसे आप जानते हैं कि कोई सिद्धांत आता है, तो किसी सिद्धांत में कोई कमी होती है, उसके बाद उसको इम्प्रूव करने के लिए दूसरा सिद्धांत प्रूव किया जाता है। तो सेम वैसे पहले डॉक्टर मेथड आया। डॉक्टर मेथड में भी सारी तो अच्छी चीज़ें नहीं थी, लिमिटेशंस थी, उनको दूर करने के लिए डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड बना। तो जो डायरेक्ट मेथड में जो प्रॉब्लम थी उनको दूर किया गया था। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक रीडर की बातें थी, रीडिंग की बातें, वोकैब की बातें थी, इनका बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था। ये सारी चीज़ें थी, मैंने अभी रिसेंट क्लास में आपको बताया था, इसलिए थोड़ा सा तेज़ चल रही हूँ। पहला पॉइंट इनके एडवांटेज के बारे में है कि दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग रीडिंग। पढ़ाई में पढ़ने वाली जो रीडिंग है, जिसमें हम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ट्यूटोरियल, आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी यूज़फुल। ये मेथड काफ़ी अच्छा है जहाँ पर हमें चीज़ों को रीड करना है, जहाँ पर चीज़ों को हमें रीड आउट करना है, बार बार पढ़ना है, बोलना है मुँह से। स्पीकिंग वाला जो स्किल LSRW में जो रीडिंग का है, स्पीकिंग का है, वो काफ़ी इससे इन्हांस होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है, दिस मेथड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग भी काफ़ी होता है, कम्युनिकेशन पावर आपकी बिल्डअप होती है, और काफ़ी अच्छा मेथड है। सेल्फ एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई जो सेल्फ होती है, जो सेल्फ केयरिंग वाली पढ़ाई लिखाई है, बायोग्राफी पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, ब्लॉग्स पढ़ना, आर्टिकल्स लिखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हम ईजिली धीरे धीरे करके आदत को डेवलप करके सीखते हैं, और बच्चों को भी सिखाते हैं कि कैसे आप आर्टिकल लिख सकते हो, कैसे आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे आप पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो, कैसे आप बहुत सारी चीज़ों को राइट कर सकते हो। ठीक है। डिसएडवांटेज इनके बारे में क्या है? द डिस्टिंक्शन बिटवीन रीडिंग एंड स्पीकिंग इज नॉट क्लियर। कभी कभी क्या होता है ना कि पढ़ने में फोकस तो होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, कभी मौन वाचन जो होता है वो हमेशा सब स्तर के लिए कारगर नहीं होता है, साइलेंट रीडिंग। तो रीडिंग में जब हम वो रीड कर रहे हैं,
तो रीड कैसे कर रही है, मैं रीड कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो आवाज़ भी आ रही है और रीड भी तो हो रहा है, तो एक साथ दो काम हो रहा है। तो कभी कभी इन दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेट हो जाता है, वो चीज़ें क्लियरेंस के साथ नहीं हो पाती क्योंकि बच्चा गलत भी पढ़ देता है। तो उच्चारण वाली जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, वो बेअर्थ हो जाती हैं, ठीक है, यूज़लेस हो जाती हैं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। बच्चा रीड तो करता है, अगर वो साइलेंट रीडिंग करता है तो खुद के लिए किलर का भी सा काम करता है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटी क्लास में आपको पढ़ाना है, तो जब वो ज़ोर से नहीं बोलेगा और वो गलत ही रीड करता रहेगा तो उसकी तो आदत पड़ जाएगी। जैसे मिस्टर मिसेस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एस लगाना है कि नहीं लगाना। बहुत लोग नॉन वेज और वेज में कंफ्यूज होते हैं, अक्सर होता है। तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि उनको नॉन वेज और वेज की स्पेलिंग नहीं पता या नहीं पता, लेकिन गलत पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्रोनाउंशिएट करते हैं। आपने उच्चारण दोष को पढ़ा है हिंदी में, तो प्रोनाउंसिएशन वाला जो प्रॉब्लम होता है वो बच्चा खुद में बिल्ड करता है क्योंकि वो मन में पढ़ता है, और जब वो बताएगा नहीं कि उसको क्या पता, वो पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, गलत तो कोई कहेगा कि ये गलत है, तब वो उस चीज़ को इम्प्रूव करेगा ना। तो कोई बताता ही नहीं है और वो ज़ोर से बोलता नहीं। तो छोटे बच्चों के लिए इफेक्टिव नहीं है सारे मेथड, ठीक है। छोटे बच्चे के लिए नहीं गुड है, बड़ों बच्चों के लिए है, लेकिन छोटे के लिए नहीं गुड है। बोरिंग मेथड भी हो जाता है क्योंकि बच्चों को अगर आप साइलेंट रीडिंग मन में पढ़ने को कहेंगे ना तो वो कभी नहीं पढ़ने वाले। वो जब तक चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएंगे तब तक कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ों की हैबिट है, छोटों में नहीं है। तो हम जितने भी मेथड हैं हर स्तर के लिए अलग अलग मेथड्स को बनाते हैं और अलग अलग मेथड के थ्रू ही करवाते हैं चीज़ों को, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? होपफुली। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं ऑडियो वीडियो या ऑडियो लिंगल मेथड की। आप में बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि आपने पहले पढ़ रखा है, आज हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और आप यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी बनेगा आराम से लिख लीजिएगा। 2-3 लाइन 4 लाइन इनफ है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके बारे में क्या है, कहा जाता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑडियो विजुअल मेथड। इसको हम ऑडियो विजुअल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग के ढेर सारे नाम हैं, तो आप लोग मीनाक्षी को मिनी बुलाते हैं, लेटेस्ट नाम मीनू मैंने देखा, बहुत अलग अलग नाम आप लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं, ठीक है। तो वैसे इनके भी नाम हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, देयर प्रिस्क्रिप्टिव्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऑडियो वीडियो को हम ऑडियो विजुअल, ऑडियो का मतलब सुनना, विजुअल का मतलब देखना, एक ऐसा मेथड जिसमें देखो भी, सुनो भी, मज़ा भी लो, सीखो भी। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको हम आर्मी मेथड भी कहते हैं। इनिशियली या शुरुआती स्टेज पे कहते हैं तो ये आर्मी मेथड है क्योंकि उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी जिसमें उस पॉइंट पे इसको बनाया गया था या उस सोच से बनाया गया था। फर्स्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर साइकोलॉजी, ये थोड़ा साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। इनका पहला बिहेवियर साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर व्यू ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर है, जैसे ए से लेके अल्फ़ाबेट शुरू होता है, जेड तक जाता है, तो ये एक क्रम है जो फिक्स्ड है। तो ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज जब सिखाई जाती है, बताई जाती है, तो हमें पहले नाउन, प्रोनाउन, टाइप, ये वो तब हमें टेंस पढ़ाया। डायरेक्टली हमें टेंस नहीं पढ़ाया जाता, हमें डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें जो है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब नहीं पढ़ाया जाता, आएगा ही नहीं, पार हो जाएगा बहुत दूर दूर से। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस मेथड में स्ट्रक्चरल व्यू, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है ढांचा है, कोई डायग्राम है, कोई खड़ंजा है, कुछ भी है तो देखोगे आँख से ना। स्ट्रक्चर बना है तो देखने के लिए है ना, बिल्डिंग बनी है तो देखने के लिए है ना। तो वही सेम चीज़ें हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर व्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो सिखाई जा रही है, बनाई जा रही है, उसका एक फ्रेमवर्क है। तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाते हैं, 1 बाय 1 या बार बार उसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इनकी मेरिट्स के बारे में है कि द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज़ इफेक्टिव फॉर द लर्नर। जो बच्चा सीखने वाला अभ्यर्थी है, जो दिल से चाहत से सीखना चाहता है, सिर्फ मुँह पे नहीं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम नहीं बोल पाते हैं मुँह से, ठीक है, टफ पढ़ते हैं क्योंकि हमने उसके से पहले उसको नहीं पढ़ा या नहीं देखा। तो कैसे आप उसका उच्चारण करेंगे, कैसे आप उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर हम लर्नर के लिए इसमें जो आप कह सकते हो कि आप स्मार्ट बोर्ड ले लो, ठीक है, या टेप रिकॉर्डर का यूज़ कर लो। ऐसे कुछ बहुत सारे टॉयज आते हैं, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू, ये वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अलार्म सेट कर दो तो बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉय आपने देखे होंगे ना, छोटे बच्चों को गिफ्ट में दिए जाते हैं। तो विजुअल एड इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर। ऐसे ही अब इंग्लिश हो, मैथ हो, तो उसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फैन, वगैरह 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 चीज़ें अब रिकॉर्डेड फॉर्म में, टॉयज़ के फॉर्म में मिलती हैं।
तो जब कभी भी हम बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, ये तो अल्फ़ाबेट की बात हो गई। अगर हम किसी का नाउन सिखा रहे हैं, हम राइम्स सिखा रहे हैं, तो हम ऐसे ही कुछ वीडियोस को, क्लिप्स को प्ले कर सकते हैं जिससे बच्चा इंटरेक्ट करेगा, उसको काफ़ी बढ़िया लगेगा, देखेगा भी, सुनेगा भी, बोलेगा भी। तो उसके ये 3-4 स्किल्स जो है एक ही काम को करने में डेवलप्ड होंगी। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड इसीलिए मज़ेदार होता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड, और जो उच्चारण है वो भी सही हो, क्योंकि बच्चा जब बोलेगा हेलो तो बच्चा भी बोलेगा, सामने वाला कार्टून बोलेगा गुड मॉर्निंग तो वो भी बच्चे बोलेंगे गुड मॉर्निंग, क्योंकि कहा जाएगा कि जो चीज़ बोली जा रही है वो बोलो। जैसे आप शादी में जाते हो तो वहाँ पे जो कार्टून्स लगे होते हैं, मिक्की माउस वाले और हाथी वाले वगैरह रहते हैं नहीं शादियों में, अक्सर देखा है सभी। तो लोग जाके उनकी फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, छोटे बच्चे जाके हग करते हैं, गले लगते हैं। तो ये सब क्या है, उनको बहुत प्रिटी लगता है। उस सारे शादी के इवेंट में उनको गुब्बारा और वो ही चीज़ अच्छी लगती है, बाकी वो कैंडी अच्छी लगती है जो आती है, गुड़िया का बाल जिसको कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो अपना एक सेट ऑफ इंटरेस्ट है और बड़े लोगों का एक अलग इंटरेस्ट है। तो मतलब क्या समझाना मेरा है कि वो जो कार्टून बना है वो उनको बड़ा अच्छा लगता है, हाथी हाथी हाथी। तो हाँ, बच्चा हाथी बोलता है, लोग गणेश भगवान भी बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो मतलब क्या है कि जब आप ऐसे कार्टून्स को दिखाकर अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हो, आप ऐसे दिखाकर पुसी कैट एक पोएम थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम थी, बाबा ब्लैक शिप पोएम थी, याद है कि नहीं है? बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस सर, 3 बैग फुल, 1 फॉर द मास्टर, 1 फॉर द डे, 1 फॉर द लिटिल बॉय, 1 ऐसा कुछ करके है ना। और एक जैक एंड जिल थी, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, बहुत सारी पोएम्स थी, मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें बहुत याद है जो अच्छी थी। तो वो अगर वही चीज़ चित्र का चलता रहेगा तो क्या बच्चा भूल पाएगा? क्या कभी नहीं भूल पाएगा। मैं आज इतनी बड़ी हुई नहीं भूल पाई, फिलहाल मैंने चित्र नहीं देखा, सिर्फ किताब में ही देखा था उस समय। तो क्या है कि वो चीज़ आज के समय काफ़ी इंटरेक्टिव होती है, बच्चा सीखता है। आजकल तो एक पढ़ाई लिखाई का ट्री आ गया है, मैंने कुछ वैसे देख रही थी, मैं ऐसे दिख रहा था, ऐड में आया था। तो ऐसा कोई पेड़ है, पूरा पेड़ खड़ा हुआ है, उसमें कुछ चिप विप डाल देते हैं, ऐसा सेटअप है। वो मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, लेकिन वो पेड़ फिर आपकी बात को भी सुनेगा और आपकी बात को, उसमें एआई का यूज़ करके बनाया गया। और वो ट्री लोग अपने स्कूलों में रख रहे हैं ताकि बच्चे इंगेज कर सकें कि पेड़ बोल रहा है। ऐसा कुछ है, जो भी चीज़ें हैं। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे सही उच्चारण करना सीख जाते हैं। ईजी टू एग्जीक्यूट ए लार्ज ग्रुप, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बड़े से ग्रुप को हैंडल कर सकता है। बड़े से ग्रुप को आप उतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्लास के लेवल को, जितना वो कार्टून या वो फिगर मेंटेन कर लेगा। तो स्मार्ट बोर्ड जो चलती है, जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं, वो बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ यूथ इन द क्लास। और इंग्लिश के लिए टू बेस्ट, साइंस के लिए भी बहुत अच्छी होती है, मैथ में उतनी यूज़फुल नहीं होती है। अब इनमें प्रॉब्लम्स क्या है? मीनिंग नेगलेक्टेड, मीनिंग थोड़ा नेगलेक्ट होती है, थोड़ा सा मीनिंग जो है नेगलेक्ट होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आई प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ी दिक्कत इन सारे मेथड से होती है। और दूसरा ये है कि कभी कभी किसी को जो लेट लर्नर होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, मोरॉन टाइप के होते हैं, वो बच्चे ना जल्दी से उस चीज़ को कर नहीं पाते, और जिसको आता है वो आगे भड़ भड़ भागा जाता है। तो यस सर हो गया। तो पीछे वाला बेचारा बैठा रह जाता है, उसको नहीं आता, वो बोल नहीं पाता। तो मीनिंग इज़ नेगलेक्टेड, थोड़ा सा मीनिंग नेगलेक्ट भी की जाती है। मैकेनिकल मेथड्स का भी बहुत यूज़ कर लेते हैं, ईजी है। और लर्नर इज़ पैसिव, फिर लर्नर ना पैसिव हो जाता है कभी कभी इसमें, जैसे श्रोता टाइप का। कुछ कुछ बच्चे हैं, सबके सीखने का अलग इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर कट में बात समझ में आई, ईजी वे में। मैं आम तरीके से बता रही हूँ, आपको धीरे धीरे करके पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखना सीखना होगा कि हाउ टू बी राइट इन योर एग्ज़ाम एंड गेट योर फुल मार्क्स। चलिए, अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज गेम की। लैंग्वेज मतलब भाषा, गेम मतलब खेल। ठीक है, लैंग्वेज गेम आर फन। जी हाँ, ये एक मस्ती है, एक मज़ा है। अगर आप टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम कभी दिए होंगे या टाइपिंग करते हैं तो आप देखेंगे उसमें एक गेम होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स 1 बाय 1 करके आते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी भागते रहते हैं। तो वो एक गेम ही रहता है, बच्चा टाइप करता है, जल्दी जल्दी कीबोर्ड में की ढूंढता है कि ये वाला दबाएंगे वरना लेवल क्रॉस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स भी आज बन चुके हैं, या कहते हैं कि लैंग्वेज गेम्स आर फन, ये बहुत मज़ेदार होता है। गेम ऑल्सो टास्क बेस्ड गेम्स जो होते हैं उसमें टास्क, जी हाँ, उसमें क्या होता है कि वो ABCD मतलब सीक्वेंस में नहीं आती है, कभी ए आएगा, कभी जेड आएगा, कभी वाई। तो बच्चा जिसको टाइपिंग नहीं आती है, जिसको कीबोर्ड में ये नहीं पता है कि वाई कहाँ है, जेड कहाँ है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। मैं इस वक्त इतना यूज़ कर चुकी हूँ कि मैं आँख बंद करके बता सकती हूँ कि जेड कहाँ है और वाई कहाँ है, कैसे आया, काम करके आया। तो वैसे बच्चों को वो चीज़ सिखानी पड़ती है जब टाइपिंग में, तो वैसे जल्दी जल्दी भागता है, नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो नंबर उनके कट जाते हैं और गेम ओवर हो जाता है।
तो उससे क्या होता है कि वो एक टास्क रहता है कि आपको इतने समय में इतना करना होगा। तो इंग्लिश इज़ अ टूल फॉर चिल्ड्रेन, ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा औजार है बच्चों के लिए, उनके गोल तक उनको पहुँचाने के लिए। दैट इज़ नॉट डायरेक्टली लैंग्वेज रिलेटेड, ये भाषा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, लेकिन काम भाषा का ही करता है, ठीक है। क्योंकि भाषा अगर आप बोल रहे हैं मुँह से, तो आप ऐसे शालिनी में बोलती है तो शालिनी की स्पेलिंग SHALI तो ऐसे एक अल्फ़ाबेट है कि नहीं है। तो एस मतलब सी होता है, एस मतलब सन होता है, तो कभी सीखा, आज वर्ड बना लिया शालिनी। तो इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आई, दिमाग में चीज़ें पिन आउट की, वो बात याद आई जो मैंने पढ़ाई थी आपको। चलिए, होपफुली आई होगी, नहीं आई होगी तो आज आएगी, धीरे धीरे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज गेम। दे आर मोटिवेटिंग एंड चैलेंजिंग। जी हाँ, मोटिवेटिंग बहुत होता है, अच्छी बात है, और चैलेंजिंग भी होता है, हाँ मज़ा आता है, ठीक है, अच्छा रहता है। हम धीरे धीरे करने के, आज इतना स्कोर बनाए, कल इसके आगे करते हैं। गेम इनकरेज स्टूडेंट टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट, बच्चों को इंटरेक्ट करता है, इंकरेज करता है, प्रोत्साहन देता है कि करो, यू कैन डू इट, कीप इट अप, डू इट अगेन अगेन। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है और हम कर पाते हैं। जब हमारे ऊपर थपकी दे के समझा, अरे हो जाएगा, काहे परेशान हो। अक्सर ऐसा जब अपना कोई कहता है तो एक लंबी सांस ली जाती है कि नहीं कर लेंगे यार, ठीक है। चलो आ जाओ, तीसरा है द गेम क्रिएट अ मीनिंगफुल कंटेक्स्ट फॉर द लैंग्वेज यूज़। हम इसमें ना अच्छे तरीके के कंटेक्स्ट को, या कह सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को यूज़ करके बच्चों को अच्छे से गेम इंक्लूड कर दो, सिखाओ, तो आप बेस्ट वे बहुत यूज़ कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है ना कि बच्चों को चश्मा लग जाता है। लेंस कार्ट वाले पीयूष बंसल साहब ना, उनका नाम पीयूष बंसल जो CEO हैं, जानकारी अगर नहीं है तो जान लीजिए, वो सबको चश्मा पहनने का टारगेट लेके चले हुए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टाइम में बच्चों को चश्मा, और छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है तो दिक्कत भी करता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि स्क्रीन पर वक्त बहुत ज़्यादा जाता है। और गेम कैन बी सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और गेम फिर कभी कभी होता है ना कि कुछ बच्चे उससे अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे उससे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो नेट है, चल रहा है, चलते चलते कुछ और चले गए तो कहीं और देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उससे समय का भी वेस्टेज होता है और वायलेंस भी बिगड़ता है। लोग अहिंसात्मक चीज़ें देखने लगते हैं, मार काट धाड़ धाड़ देखने लगते हैं, वहाँ पिटाई पिक्चर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर बच्चे अगर एक बार निकल गए यहाँ से तो कंट्रोल करना नहीं पॉसिबल है। बात समझ में आई? अच्छा, चलो अब आज बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच की। अब ये भी क्या होता है, सब आज ओवर करके डन करके ही हम क्लास ओवर करेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच का नाम है संरचनात्मक दृष्टिकोण। द स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सच अ वे टू फॉर्म अ सुटेबल पैटर्न ऑफ सेंटेंस। ये एक ऐसी अप्रोच है या एक ऐसा दृष्टिकोण आपके सामने रखा जाता है जहाँ पर हम सन लिख रहा है, सन SUN, तो S एक अल्फ़ाबेट है, U भी है, N भी है। तो हमने पढ़ा कब था, इसका वर्ड बनाया कब, मीनिंग जानी कब, बहुत चेंजेस है, बहुत टाइम लगा। तो हम स्ट्रक्चरल अप्रोच में बच्चों को जब नए वर्ड्स को या नए सेंटेंसेस को सिखाते हैं तो पहले तो अल्फ़ाबेट वो सीखा है, अब हम उसको वोकैब से रिलेट करवा रहे हैं, और जब जब उसको वोकैब आती जाएगी, वर्ड पावर उसकी बनती जाएगी, वो नए नए सेंटेंस बनाना सीखेगा। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ सुटेबल पैटर्न ऑफ अ सेंटेंस, जहाँ पर हम एक सुटेबल पैटर्न सेंटेंस का बनाना सीख जाते हैं और स्ट्रक्चरल व्यू से देखते हैं। जैसे आप ये बात बहुत क्लियर जानते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक सिंपल सा सेट है जो अक्सर ऐसे ही इसी बेस पे बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिलहाल ये है, लेकिन फिर भी नॉर्मल देखोगे तो सब्जेक्ट आता है, उसमें वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको एक सेट पता है, आपके सेट ऑफ माइंड में ये है कि हाँ ऐसा होता है। तो आप जब कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो तो एक बार ऐसे भी बनाने का प्रयास ज़रूर करोगे। तो बच्चे को जब इंग्लिश बोलना सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, तो ऐसे स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन पैटर्न, सभी भाषाओं का अपना खुद का एक अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का अलग सेट है तो पास्ट टेंस का अलग सेट है, फ्यूचर टेंस का अलग है, सिंस फॉर लगता है, हैड बीन, हैज़ बीन, वर, वॉज, वर सब लगता है। तो उस तरीके से सारे रूल्स अलग अलग होते हैं, तो हर भाषा के भी रूल्स अलग अलग होते हैं। सो इन द केस विद द इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड आर यूज इन अ पर्टिकुलर, इस फिर हम इसी केस का यूज़ करते हुए जब कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं या बनाते हैं तो सही वर्ड्स को यूज़ करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर वे में सही चीज़ें चलती रहें, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज में इनकी अच्छी गुडविल के पहले पॉइंट में है कि इट हैज़ एम्फोसाइजेज ऑन द 4 फंडामेंटल स्किल्स सच एज रीडिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, मतलब LSRW, जो 4 स्किल होती है उन पे ये जोड़ देते हैं और चारों को लेकर चलते हैं। चारों में कुछ ना कुछ थोड़ा 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 डिपॉजिट करते हुए चलते हैं और चारों स्किल्स को डेवलप करवाते हैं। किसी दो को बढ़ाए, किसी दो को गिराए, ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, क्लास को नहीं लाइक किया है तो क्लास को अब तो लाइक कर दो। अभी मुझे याद आया कि बात मैंने आपसे बोली नहीं, मैं आपसे बोलूँ ना तो आप मानेंगे नहीं, क्यों?
चलिए फटाफट करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, डू इट फास्ट ईच एंड एवरीवन। कॉन्टिन्यूस बोलते बोलते थक गई ना। चलें आगे। अच्छा आइए, दूसरा पॉइंट क्या है, इट फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ इंग्लिश बाय इम्पार्टिंग, मतलब बताना नॉलेज ऑफ फिर जो स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हो कैसे बन रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, कैसे आप सेंटेंस को पहचानेंगे, कैसे सब्जेक्ट पहचानेंगे, कैसे उसमें वर्ब फाइंड आउट करेंगे, तो ये सब सिखाया जाता है। इट प्रमोट इंग्लिश एवरीडे। और ये आपको ना जो डेली हम बोलते हैं, पंखा चला दो, बटन बंद कर दो, लाइट चला दो, नहा लो, कपड़े उतार दो, छत से लेते आओ, ये कर दो, वो कर दो, तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं ना डेली हम, पानी दे दो, खाने दो, सुन लो, इधर आओ। तो जो ऐसे हमारे डेली लाइफ के हैं, इसको भी अगर हम इंग्लिश तरीके से यूज़ करें तो वो भी काफ़ी अच्छा होने लगता है और चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं धीरे धीरे करके। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द हायर क्लासेस। बड़े बच्चों के लिए फिर उतनी स्ट्रक्चर मतलब नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चों को हमको सिखाना है, प्राइमरी का गोल यही होता है, तो सबके लिए नहीं है। दिस अप्रोच फॉलो अ रिजिड मेथोडोलॉजी। इनकी जो मेथोडोलॉजी मतलब मेथोडोलॉजी है, मतलब जो एक विधि है, पद्धति, वो थोड़ी टफ भी पड़ जाती है, रिजिड है, उसी पे मतलब अटकी हुई है, उसी सेम पैटर्न में रिपीट हो रहा है। तो बड़े लोगों को कुछ नया नया चैलेंजिंग रोज चाहिए होता है, वो सेम चीज़ पे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिचुएशनल अप्रोच की, जो परिस्थिति के स्थिति के अनुसार होती है। द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट्स एज टू हाउ अ टीचर शुड क्रिएट अ रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। मतलब ये एक ऐसा अप्रोच है इंग्लिश को सिखाने बताने का, जहाँ पर ये कहा जाए कि जब टीचर बच्चे को सिखा रहा है तो वो उस क्लास में कितना रियल इन्वायरमेंट बना सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मतलब ये देखो, जैसे कि कोई इंग्लिश पढ़ा रहे हो या कोई चीज़, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, अभी टारगेट लैंग्वेज सिखानी, तो इनको बोला जाता है कि कुछ ऐसी वहाँ पर कंडीशंस, टर्म्स या ऐसा कुछ बना दो जिससे बच्चे को बड़ा मज़ा आए और बच्चा इंटरेक्ट कर पाए, बच्चे उस इन्वायरमेंट में उस चीज़ को सीखने के लिए काफ़ी अग्रेसिव हों। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है कि आप कोई चीज़ सिखाने चाह रहे हो तो ऐसी परिस्थिति को क्रिएट कर दो, ऐसे इन्वायरमेंट को बना दो। तो वो यहाँ पर देखा जाता है कि टीचर कैसे ऐसे इन्वायरमेंट को, ऐसी चीज़ को सेटअप करते हैं जिससे बच्चा सीखे और आगे बढ़े। आगे बढ़िए। एडवांटेज ऑफ सिचुएशनल अप्रोच में कहता है इट क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट। बच्चों में ये इंटरेस्ट ला देते हैं, बच्चों में ये इंटरेस्ट को जगा देते हैं, बच्चा सीखता भी है क्योंकि उसको इस इन्वायरमेंट में मज़ा आता है। जब टीम ए टीम बी मार दी जाती है, कहा जाता है कि टीम ए का इतना गोल, इतना नंबर इसका, तो टीम बी वालों को ना एक वो होती है, अरे नहीं इसको आगे नहीं जाने देंगे, इसको आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है, होता है ऐसा। अगर आपने ऐसा कभी कंपटीशन किया ना तो क्या मज़ेदार होता है। आगे पीछे आने में एक बार तुम जीतो, एक बार वो, बहुत ख़राब लगता है, अरे यार 2 नंबर से आगे चला गया। ठीक है, एम्फेसिस सेकेंड है इज़ गिवन बाय लर्निंग बाय प्ले। हम मतलब सिखाते हैं तो गेम के थ्रू सिखाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, और वैसे भी कहा गया है कि खेल विधि की तरह सिखाया चीज़ काफ़ी याद भी रहता है। एक्शन चेंज मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर लिवली। और जब हम ऐसे कुछ एक्शंस को करते हैं या कुछ इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर हमको ना एकदम जागा जागा सा लगता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, आवाज़ आती है ज़ोर से कि हाँ दम है, बच्चे हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशन अप्रोच क्या होती है, इट इज़ नॉट सुटेबल हायर क्लासेस के लिए नहीं, क्योंकि बड़े बच्चों को लगता है क्या ही बकवास कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट बाय इस मेथड से ना किताब नहीं पढ़ाई जा सकती है पूरी, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जा सकते हैं। वनली वेल सेलेक्टेड थिंग कैन बी टॉट बाय सेपरेट। हाँ जी हाँ, वही चीज़ मैं बोली कि कुछ चुनिंदा चीज़ें ही बोल सकते हैं, बता सकते, सब नहीं बता सकते, फिर पूरी बुक नहीं ख़त्म होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ओरल अप्रोच की। ये क्या होती है, वाइबा। वाइबा प्रैक्टिकल 10th 11th में होता था ना, बीएससी में भी होता है और अभी भी डीएलएड में होता है। द ओरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच टीचिंग इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बी ऑफ लैंग्वेज। ये दोनों जो होते हैं स्ट्रक्चर पर डिपेंड होते हैं, उसके ही सेट ऑफ नियम पे चलते हैं। स्पीच स्ट्रक्चर एंड अ फोकस ऑन अ सेट ऑफ वोकैब, जो वोकेबलरी होती है उसके पे डिपेंड होते हैं। एंड सीन द बेसिक एज लैंग्वेज टीचिंग। मतलब ओरल अप्रोच में भी कुछ खास नहीं होता है, इसमें जो है बच्चे को वही बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से बुलवा कर मतलब रीडिंग लगवाते हैं, वो ऐसे रटवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं। तो जहाँ बच्चा फंसता है फिर उसको बताते हैं, सिखाते हैं सिंपल तरीके से। एडवांटेज में क्या है, सब्जेक्ट मैटर कैन बी एक्सप्लेन ईजिली। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, क्योंकि बच्चा भी बोलता है, टीचर भी बोलता है। चारों स्किल को भी इसमें एक प्रेजेंट ऑर्डर में 1 by 1 करके सिखाया जाता है, डेवलप किया जाता है। क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग मेड भी एंजॉय। और क्लासरूम की जो पढ़ाई लिखाई होती है काफ़ी ईजी भी हो जाती है और बच्चों को मज़ा भी आने लगता है। आगे बढ़िए। डिसएडवांटेज क्या है, दिस अप्रोच नॉट यूजफुल। बड़ी क्लासेस के लिए अच्छा नहीं है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है ना कि एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे होता है कि कुछ लोग नहीं समझा पाते, कन्वे नहीं कर पाते, आता उनको रहता है लेकिन वो समझा नहीं पाते हैं, तो वो डिफ़िकल्टीज़ भी देखने को मिलती है, तो फिर वो मेथड या वो तरीके टफ पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज ये आपका काफ़ी बड़ा जो है चैप्टर का कह सकते हैं कि सेशन है जो मैंने पढ़ा के ओवर कर दिया।
अब मैं इसको करूँगी आज की क्लास ओवर, जो कि आज 25 मिनट की क्लास है, काफ़ी बढ़िया क्लास भी है, उम्मीद है सबको समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद जब क्लास करूँगी तो आपका जो ग्रामर पोर्शन है सिलेबस में मैं चेकआउट करूँगी क्या दिया गया है, तो ग्रामर पोर्शन फोकस करें क्योंकि ग्रामर पोर्शन क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश की क्लासेस आप लोग देखिए, आपके सारे सब्जेक्ट की क्लास में कर रही हूँ 1 बाय 1, जो भी सब्जेक्ट हैं चल रहे हैं सभी होंगे धीरे धीरे करके। आप पूरी क्लास सेम टाइम पे 8 PM पर आइए, क्लास को देखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, नोट्स लेने टेलीग्राम पर ले लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, जो आपको उचित लगे, जो परफेक्ट लगे, ठीक है। आपका भला होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टेक केयर।